Hello students, today we will start the second part of the chapter power sharing. हमारे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कैसे मेजोरिटिज्म पॉलिसी को फॉलो किया था और उसकी वजह से वहाँ पे कितनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। और टुडेज टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इज़ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्योंकि हमने बेल्जियम में भी देखा था कि बेल्जियम का जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो कितना एथनिक है। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने या यहाँ के लीडर्स ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बेल्जियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बेल्जियम के लीडर्स ने स्टूडेंट एक अलग तरीके का रास्ता चुना। वो ये बात समझ गए थे कि बेल्जियम में बहुत ही ज़्यादा रीजनल डिफरेंसेस हैं, मतलब काफ़ी अलगाव है। अलग अलग रीजन्स के लोगों का अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times। तो 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ये जो बदलाव किए गए वो इसलिए किए गए ताकि कंट्री के अंदर हर इंसान अपने देश के अंदर अच्छे से ठीक तरीके से रह सके और साथ में रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो ये काफ़ी बहुत ही इनोवेटिव नया तरीका था चीज़ों को संभालने का। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे बेल्जियम मॉडल है। बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। बेल्जियम मॉडल का मतलब हो गया कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कंट्री के अंदर किस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड किया था जिसकी वजह से वहाँ पे चीज़ें सारी संभल गई थी। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कही गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। मतलब डच स्पीकिंग डच भाषा का बोलने वाले और फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच भाषा का यूज़ करने वाले जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और साथ ही साथ अगर कोई स्पेशल किसी भी तरीके का नियम या लॉ बनाना है तो उसके लिए दोनों जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के आधार पे ये जो दोनों ग्रुप थे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, इनका बराबर का सपोर्ट चाहिए होगा। जब ये सपोर्ट करेंगे, मतलब जब ये अपनी हामी देंगे तभी कोई स्पेशल लॉ पास होगा। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब ये हुआ कि दोनों भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कहने का मतलब यह है कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन को अपना अकेले नहीं ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत सारी पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई दोनों रीजन्स में। कंट्री के मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो रीजन्स थे, एक आपका फ्लेमिश था, एक वेलोनियन रीजन था। तो दोनों रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट की तरह काम नहीं करेगी। नेक्स्ट, ब्रुसेल जो कि बेल्जियम की आपकी कैपिटल थी, वहाँ के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट सरकार रखी गई इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें क्या था कि दोनों जो रिप्रेजेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग, इसके बराबर के मेंबर्स यहाँ पे रखे गए। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स जो हैं डच स्पीकिंग होंगे तो 10 मेंबर आपके फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in central government। तो फ्रेंच स्पीकिंग मतलब फ्रेंच भाषा का यूज़ करने वाले जो लोग थे उन्होंने ब्रुसेल में ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनाई गई थी तो वहाँ पर भी डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों ने एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लिया कि वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर बराबर रखे गए। फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट देखा, यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स जो थी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई और दोनों रीजन्स में, फ्लेमिश और वेलोनियन रीजन में। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरे तरीके की गवर्नमेंट सरकार थी, उसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। It is elected by the people belonging to one language community. The Dutch is French and German speaking, no matter where they live। और ये जो गवर्नमेंट बन रही थी इसको कौन बना रहा था, इसको कौन इलेक्ट कर रहा था? इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा बनाई जा रही थी। मतलब चाहे वो किसी भी भाषा का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो डच लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, फ्रेंच भाषा का यूज़ कर रहे हो, या जर्मन स्पीकिंग या जर्मन भाषा का यूज़ कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ रहते हैं। लेकिन मतलब अगर वो यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं या और वो डच भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं या जर्मन स्पीकिंग है, तो वो
इस तरीके की गवर्नमेंट को में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं और इस तरह की सरकार को इलेक्ट करने में अपना रोल दिखा सकते हैं। Now this government has the power regarding the cultural, educational and language related issue. तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, इसका रोल क्या था कि ये आपका एजुकेशन हो गया, पढ़ाई, या कल्चर है, या फिर लैंग्वेज रिलेटेड, या कोई भाषा से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई टॉपिक है, तो ये सरकार उसको देखेगी, इसलिए इस सरकार को बनाया गया था। You might find that Belgium model very complicated. Indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. They help to avoid the civic strife between the two major community. देखिए स्टूडेंट्स, आप बेल्जियम मॉडल को पढ़ेंगे तो आपको देखने में तो लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल जो है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और अच्छे से वर्क कर गया, जिसकी वजह से बेल्जियम की गवर्नमेंट को क्या हेल्प मिली कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, तो भाषा के आधार पे किसी भी तरीके से देश का बंटवारा नहीं हुआ। तो ये वहाँ पे बेल्जियम गवर्नमेंट इस तरीके से सक्सेसफुल हो गई। तो अब स्टूडेंट्स आप देखिए बेल्जियम का और श्रीलंका का दोनों का आपने पढ़ लिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस था, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की थी और श्रीलंका में मेजोरिटिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। देखिए बेल्जियम में क्या हुआ था, लीडर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि देश की यूनिटी तभी बनी रह सकती है जब हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों की फीलिंग्स की, भावनाओं की और उनकी इंटरेस्ट का जो जिसमें उनका फ़ायदा है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन द म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। तो ये इस चीज़ का रियलाइजेशन करते हुए क्या हुआ, म्यूचुअल मतलब आपस में सहमति से क्या हुआ, ऐसी चीज़ें बनाई गई कि पावर को शेयर किया जा सके। लेकिन अगर आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देखिए तो उसने बिल्कुल ही अलग चीज़ की थी। It shows us that if a majority community want to force its dominance over the other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका में हमें क्या देखने को मिला, उसने हमें ये शो किया कि अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जो कि आपकी सिन्हल कम्युनिटी थी, तो अगर इस तरह की कोई भी कम्युनिटी होगी और वो ज़बरदस्ती अपना दबाव बना के रखेगी, दूसरे को डोमिनेट करेगी, दूसरे के ऊपर कब्जा जमाने का प्रयास करेगी और रिफ्यूज़ कर देगी, मना कर देगी कि वो कोई भी पावर को शेयर नहीं करेगी, जो उससे नीचे है उनके साथ पावर नहीं शेयर करेगी, तो इससे क्या होगा, देश के अंदर यूनिटी बनी नहीं रह सकती है। तो ये डिफरेंस हमको बेल्जियम और श्रीलंका की गवर्नमेंट देखने को मिला। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि पावर को हमेशा किसी एक इंसान के हाथ में ना दे के उसको बांट देना चाहिए, या गवर्नमेंट के बीच में या फिर जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, ऐसा क्यों ज़रूरी होता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखिए दो रीज़न दिए गए हैं, एक आपको मॉरल रीज़न दिया गया है और दूसरा जो रीज़न दिया गया है वो आपको दिया गया है, वो एक आपका है प्रूडेंशियल रीज़न। मतलब एक आप कह सकते हैं, एक हम मॉरल रीज़न है मतलब नैतिक भरा, जिम्मेदारी से भरा हुआ। प्रूडेंशियल मतलब समझदारी, जहाँ हम अपना दिमाग लगा कर काम कर रहे हैं। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पहली बात तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग सामाजिक ग्रुप जो हमारे बने हुए हैं, सामाजिक जो समुदाय हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई नहीं होती और उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। Since social conflict often lead to the violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा, समाज में अगर किसी दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे हिंसा होगी, उसके साथ ही साथ पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी उथल पुथल हो जाएगी। तो पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा रास्ता है जिससे कि हम पॉलिटिकल ऑर्डर, एक राजनीतिक ऑर्डर जो होता है उसमें एक स्थिरता बनाए रख सकते हैं, स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। Imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. देखिए अगर आप अगर आप आसान रास्ता ढूंढेंगे शॉर्ट टर्म में, तो आपको लगेगा कि एक मेजॉरिटी जो जिसकी ज़्यादा है उसको फॉलो करो और जो पावर में कम है या जो जो कम ग्रुप में जो थोड़ा कमज़ोर हैं उनको सपोर्ट मत करो। तो शॉर्ट रन में तो अच्छी लगेगा, देखने में ये अट्रैक्टिव लगेगा ऑप्शन हमें कि ये कर लो। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे, लंबे समय के लिए देखेंगे, तब हमको लगेगा कि ये चीज़ गलत है, इससे क्या होगी, हमारे देश की यूनिटी को खतरा होगा। नाउ देर इज़ अ सेकेंड एंड डीपर रीज़न, एक दूसरा कारण भी है। एक तो ये कारण हो गया कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती हैं और यूनिटी बनी रहती है।
डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, एक दूसरा कारण भी दिया गया है और बहुत ही अच्छा कारण दिया गया है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है वहाँ पर क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि हम कह सकते हैं ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है पावर शेयरिंग। क्यों? डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद दोज इफेक्टेड बाय इट एक्सरसाइज, तो डेमोक्रेटिक रूल जहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ पे पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग हम उनके साथ करते हैं जिसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, और साथ ही साथ उन लोगों के इन्वॉल्व करना पड़ता है जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर जो इसके साथ रह रहे हैं, इसके प्रभाव के साथ रह रहे हैं, तो इसलिए पावर शेयरिंग को हमें शेयर करना होता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, ये लोगों का राइट होता है, ये हमारा अधिकार है कि हमसे पूछा जाए कि हम कैसे, हमें कौन गवर्न करेगा, कैसे चाहते हैं, हमारा रूलर कैसा हो, हमारी सरकार कैसी हो। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज अ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो देखिए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमें हर चीज़ की हमारी जिम्मेदारी लेगी। तो सिटीजन होने के नाते हमको एक मौका मिलता है कि हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं सिस्टम में, हम एक हिस्सा बन पाते हैं। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट वन इज अ रीजन इज प्रूडेंशियल एंड सेकंड इज अ मॉरल। तो ये जो पहला रीजन है कि पावर शेयरिंग हमारा होना चाहिए क्यों, क्योंकि सोशल ग्रुप्स में लड़ाइयाँ नहीं होती, तो ये क्या है? प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल मतलब हो गया आपका बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, मतलब जब हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं जब हम उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोच लेते हैं, दैट इज अ प्रूडेंशियल रीजन। एंड सेकंड इज अ मॉरल रीजन, और दूसरा हमारा मॉरल नैतिक रीजन है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिससे ये बताया गया कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो हम पावर को शेयर कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पावर की शेयरिंग किसके बीच में होती है? बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट के 3 अंग, ऑर्गन कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर हम पार्लियामेंट को कहते हैं जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव हम उनको कहते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं जो चीज़ों को लागू करवाते हैं, और जुडिशरी में हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं उसको हम ले आते हैं, जो कि न्याय व्यवस्था जो हमारे कंट्री का जुडिशरी सिस्टम हैंडल करते हैं। नाउ लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये जो पावर शेयरिंग है जिसमें कि हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों को काउंट करते हैं, तो इस तरह की पावर शेयरिंग को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज इट अलाउड द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की पावर शेयरिंग में ये होता है कि हम गवर्नमेंट के अलग अलग अंगों को सेम पोजीशन में ले आते हैं, लेकिन उनकी पावर अलग अलग होती है। देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका पोजीशन सेम होगा, हम कह सकते हैं लेवल सेम होगा, लेकिन इनका काम अलग अलग है। इनकी मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पावर को ये शेयर इनके पास होंगी, इनके पास अलग पावर होगी, लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, लेकिन लेवल एक होगा। सच ए सेपरेशन इंश्योर डेट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो ये सेपरेशन, ये बंटवारा क्यों किया गया? ताकि कोई एक ऑर्गन, एक अंग जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर को ना इंजॉय करे, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक एक ही आपका चीज़ है, एक एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा पावर को इंजॉय कर रहा है, उसी के पास सारी पावर है। ईच ऑर्गन चेक दी अदर, तो हर एक ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेक करता रहता है। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूट। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक करता रहता है कि लेजिस्लेचर काम कर रहा है कि नहीं, कि एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है कि नहीं, तो उससे ये रहता है कि बैलेंस बना रहता है पावर का। तो ये सबसे पहली है आपकी पावर शेयरिंग, जिसको हम हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है चेक एंड बैलेंस। इसे चेक एंड बैलेंस इसीलिए चेक एंड बैलेंस इस सिस्टम को भी कहा जाता है क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स जो है सेम लेवल में होती है, लेकिन इनकी पावर अलग अलग होती है, और ये एक दूसरे के पर चेक करके रखते हैं कि ये पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है कोई। दूसरा, सेकंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल। पावर को गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल में भी शेयर कर सकती है।
जैसे हम जानते हैं इंडिया में फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं हमारी कंट्री में। सबसे पहले है सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल, फिर है हमारे पास स्टेट लेवल, फिर है हमारे यहाँ लास्ट पंचायती लेवल। A general government for the entire country and the government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually referred federal government. In India we refers to the central or union government. देखिए, एक होती है जनरल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश के लिए, फिर एक गवर्नमेंट होती है हमारे अलग अलग रीजन्स के लिए, अलग अलग इलाकों के लिए, हम कह सकते हैं एरिया के लिए। तो जब एक जनरल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे इंडिया में देखिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसको जानते हैं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, मतलब ये पूरे देश के लिए है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो गवर्नमेंट आपकी अलग अलग रीजन के लेवल के लिए बनाई जाती है उसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। नाउ दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम हर कंट्री में हो, लेकिन हमारी कंट्री में है। देर आर मेनी कंट्री वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर where there are different level of government, the constitution clearly lay down the power of different level of government. तो हम ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन हमारे देश में है और हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बहुत ही साफ तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर के बारे में बता रखा है। नाउ दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। तो ये चीज़ क्या कहाँ की गई, हमने अभी बेल्जियम मॉडल में पढ़ा था कि बेल्जियम मॉडल ने किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या कम्युनिटी गवर्नमेंट की क्या पावर है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसे हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसका तीसरा नाम है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अगर कोई वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पूछता है तब भी हम यही बताएंगे, जब पावर का डिवीजन होता है, एक हिरार्की बनी रहती है फ्रॉम हाई टू लो लेवल, तो उस तरह की पावर शेयरिंग को हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, या फिर हम उसको कह सकते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। नाउ लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो एक एग्जांपल दिया गया है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का एग्जांपल हमारे पास क्या है। जैसे हमारे पास देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारे पास लास्ट में क्या है, पंचायती लेवल, जो थर्ड लेवल है हमारी सरकार का। नंबर थर्ड, पावर शेयर में बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो बने होते हैं, हमारे सामाजिक ग्रुप जो बने हैं, कुछ हमारे धर्म के आधार पे बने हुए हैं, कुछ हमारी भाषा के आधार पे बने हुए हैं, तो उनके बीच में भी पावर की शेयरिंग हो जाती है। जैसे एग्जांपल आपको जो बुक में दिया है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का दिया है, जो कि बेल्जियम में था। हमने पढ़ा है अभी कि बेल्जियम में क्या था, वहाँ पे उन्होंने एक तीसरी सरकार, थर्ड गवर्नमेंट बनाई थी जिसको नाम दिया था गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट का क्या काम था कि ये कल्चर, लैंग्वेज या फिर रिलीजन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो उससे ये डील करेगी। In some country, there are constitutional and legal arrangement where social weaker section and women are represented in the legislature and administration. Last year, we studied the system of reserve constituency in assembly and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group. तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि हमारी कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं कि वो अपने संविधान में या अपने लीगल अरेंजमेंट्स में, मतलब अपने कानूनी चीज़ों में क्या करती हैं, जहाँ पर हमारा वीकर सेक्शन, बहुत ही कमज़ोर सामाजिक जो वर्ग से हमारा जो सेक्शन आता है, या फिर महिलाएं हो गई, उनको एक खास तरीके की प्लेस देना चाहता है। और वो हमें तभी दे पाते हैं, तब हमें इस तरह के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं ताकि हम सरकार और सरकार से रिलेटेड जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स सोशल ग्रुप को मौका मिल सके, स्पेस मिल सके। इसीलिए हम इस तरह की पावर शेयरिंग को करते हैं। नहीं तो अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, जो भी हमारा डाइवर्स ग्रुप है, जैसे मान लीजिए हमारा कमज़ोर वर्ग, जो माइनॉरिटी सेक्शन है जिसमें हम SC ST को गिनते हैं, अगर हम उनके साथ पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको सरकार बिल्कुल, उनको किसी भी तरीके, दे विल फील एलिनिएटेड, मतलब उनको लगेगा कि वो अलग हैं समाज से और सरकार उनको किसी भी तरीके से कहीं भी मौका नहीं दे रही है। नेक्स्ट पावर शेयरिंग हो सकती है किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मूवमेंट ग्रुप्स हो गई। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक जो पार्टियां चल रही हैं उनकी बात की जा रही है। और प्रेशर ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी ये होता है स्टूडेंट्स की जो काम सरकार
कर रही है और अगर उससे आप खुश नहीं है या सरकार अगर काम नहीं कर रही है, तो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। या तो ये रैली निकालेंगे या कैंडल मार्च, लाइट होगी कैंडल मार्च, जो होता है कैंडल मार्च करेंगे, या फिर रैली निकालेंगे शांत पूर्वक तरीके से, प्रोटेस्ट करेंगे और आम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडेंट फॉर पावर। तो हमारी डेमोक्रेसी में हर नागरिक को यह अधिकार होता है, उसको इतनी फ्रीडम दी जाती है कि अलग अलग जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन खड़े होते हैं, उनसे हम अपना उम्मीदवार चुनें, उसको चूज कर सकें और उसको हम पावर में ला सकें। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टी। इससे क्या होता है डेमोक्रेसी में, इससे ये होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आपस में कंपटीशन करती हैं। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और इससे ये होता है कंपटीशन से कि पावर जो है किसी एक पार्टी के हाथ में नहीं रह पाती है। इन अ लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। तो लॉन्ग रन में, लंबे समय में पावर की शेयरिंग हो जाती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी, सोचने का तरीका अलग हो, उनके सोशल ग्रुप्स अलग हो। सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कभी कभी तो ये शेयरिंग स्टूडेंट डायरेक्ट हो जाती है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में अलायंस करती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं। तो इस तरह इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिएशन। तो मतलब अगर उनका अलायंस, जो वो अलायंस कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, ठीक है, और वो इलेक्टेड हो जाता है, मतलब वो चुन के आ जाता है, तो वो क्या करेंगे, दे फॉर्म अ कोलिएशन गवर्नमेंट। वो गठबंधन गठबंधन सरकार बना लेंगे और इस तरीके से पावर की शेयरिंग करते हैं। तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप भी हमारे समाज में बने हुए हैं, जैसे व्यापारियों का ग्रुप अलग है, बिजनेसमैन्स का ग्रुप अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है, फार्मर किसानों का ग्रुप है। तो इनके बीच में भी हम देखते हैं कि पावर की शेयरिंग हो जाती है, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये जो अभी हमने नाम गिने हैं, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर में शेयरिंग करते हैं। कैसे? या तो गवर्नमेंट की कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, उनमें ये अपनी सहमति देते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो सरकार डिसीजन ले रही है उसके ऊपर भी अपना ये प्रभाव डालते हैं। तो इस तरीके से पावर की शेयरिंग की जाती है। So the chapter is over, and on the basis of today's discussion I have given you certain question in question bank which you have to solve it. Thank you.